रोटी नहीं बचेगी तो आप नहीं बचेंगे। आप माओवाद की बात करें, आप दूसरी बात करें, जब गरीब का छीनते हैं तो वो अपराध की तरफ बढ़ता है। जब भूख होती है, जब बीमार कोई दवाई नहीं मिलती, तब वो गलत काम के लिए आ जाता है। हमने डेवलपमेंट में हिस्सा नहीं दिया उनको। अगर हम हिस्सेदारी देते गरीब को, आदिवासी को, हरिजन को, दलित को, किसानों के साथ, तो ये नहीं होता। आपने हरियाणा की बात करी, पूरी दुनिया में 2000 एसीडेंट्स हैं और भारत में 586। अब चीन में 6, चीन का उदाहरण दिया जाता है, 6 के 6 एसीडेंट गवर्नमेंट ओन है, ग्रेट लैंड पे बनाए हैं, समुद्र किनारे बनाए हैं, उनका अपना कंट्रोल है चीन की सरकार। क्या करेंगे? यहाँ क्या है तो हम फॉरेन टेरिटरी बना रहे हैं। इसलिए चीफ सेक्रेटरी स्टेट का जा नहीं पाएगा, डायरेक्टर जनरल पुलिस एंटर नहीं कर पाएगा तो परमिशन नहीं। टोटल टैक्स एग्जेम्पशन है, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं है, कोई कस्टम नहीं है, कोई एक्साइज नहीं है, कोई वैट नहीं है। ऑल टैक्सेज एग्जेम्पशन इंक्लूडिंग इनकम टैक्स फॉर 10 ईयर्स। और जितनी लैंड दे रहे हैं उसमें अगर 5% पर रेजिडेंशियल बनाते अपने हिसाब से तो बात मान ली जाती 95% में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, लेकिन नहीं है तो उल्टा होगा। कुछ नहीं होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, दिल्ली से आप मेरे साथ 30 किलोमीटर की दूरी पे चलिए, आप 22 किलोमीटर की दूरी पे आपको उत्तर प्रदेश की सीमा बता देता हूं। साहिबाबाद इंडस्ट्रियल साइट कोड है, फैक्ट्री बंद पड़ी। कानपुर के अंदर 50% फैक्ट्रियां बंद पड़ी। मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया बर्बाद हो गया है, बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया बर्बाद हो गया। तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था उसमें कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी किसान ने झगड़ा नहीं किया, जमीन की फैक्ट्री लगी लेकिन बंद हो गया। आज आपकी इंडस्ट्री 26% आयात पर चीन पर निर्भर हो गई। और अगर यही नीति आपने चलवा दी जिन पर आप चल रहे हैं तो 5 साल के अंदर मेरा दावा है, मैं जिंदा रहूं जगा रहूं, आप 75% आयात चीन पर निर्भर हो जाएंगे। अभी तक आप उद्योगपति थे, आप उनके डीलर बन गए। मैंने चीफ सेक्टर का सजेशन तो मैं आ रहा हूं। मैंने इसलिए कहना चाहिए समझा कि आप स्थिति को समझिए। जब तक इंडस्ट्री स्थिति को नहीं समझेगी तब तक सुधार संभव है। क्योंकि मैं खिड़की को भी जानता हूँ, एसोसिएशन को भी जानता हूँ, आपको भी कई को जानता हूँ। आप सरकार में दबाव रखने की क्षमता रखते हैं, लेकिन साथ साथ अब किसान भी दबाव रखने की क्षमता रखता है। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। इनको दोनों को बैलेंस में आ जाने दीजिए, तभी ये गाड़ी आगे चलेगी, और नहीं तो गाड़ी बढ़ने से नीचे ऊपर। मैंने इसलिए कहा हमारे पास 68.35 मिलियन हेक्टेयर वेस्ट लैंड नॉन एग्रीकल्चर है। 68.35 मिलियन हेक्टेयर नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, हर स्टेट में है। बताइए किसमें से? हर स्टेट के बड़े स्टेट में भी है, छोटे में। आंध्र प्रदेश में 42,267 स्क्वायर किलोमीटर, मैं बड़े स्टेट बता रहा हूं। आसाम के अंदर 14,000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर, गुजरात में 20,377 स्क्वायर किलोमीटर, हिमाचल में भी 28,336 स्क्वायर किलोमीटर, झारखंड में 11,165 स्क्वायर किलोमीटर, कर्नाटक में 13,536 स्क्वायर किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 57,134 स्क्वायर किलोमीटर, महाराष्ट्र में 49,275 स्क्वायर किलोमीटर, उड़ीसा में 18,952 स्क्वायर किलोमीटर, राजस्थान में 1,14,53 स्क्वायर किलोमीटर। बड़े बड़े स्टेट बता रहा हूं, छोटे नहीं बात कर रहा, छोटे में बहुत है। तमिलनाडु में 17,303 स्क्वायर किलोमीटर, उत्तराखंड में भी 16,000 स्क्वायर किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 16,984 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप पूरे देश में इस लैंड को देखें तो 5,52,692 स्क्वायर किलोमीटर नॉन एग्रीकल्चर लैंड इस देश में है। मैंने इसलिए कहा कि पहले फूड सिक्योरिटी को संभालिए। जब फूड सिक्योर नेशन होगा, इंदिरा गांधी ने एक नीति दी थी, उस नेतृत्व को मैं सलाम करता हूं, बार बार सलाम करता हूं। इसलिए करता हूं कि एक सोच था इस देश को खाद्यान्न के मामले में आयात से निर्यातक बनाया। ये उन नेताओं की नीतियों की देन थी, मैं इसलिए उनको प्रणाम बार बार करता हूं। और आज हम रॉन्ग ट्रैक करेंगे, उस पर चलेंगे तो आने वाली पीढ़ियां कभी हमको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है।
और पैसा चाहिए आपको पार्टी, तो मैंने आपको ये कहा कि एसईजेड्स की हालत ये है, एसईजेड्स में एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है, एसईजेड्स में रेवेन्यू लॉसेस देश को है, आम आदमी को है, आम टैक्सपेयर की जेब पर बैठी है। और अब लैंड में मेरा सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड पर ही रियल एस्टेट और शॉपिंग मॉल क्यों बनाए जा रहे हैं? क्या पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्या पूरा आईटी सेक्टर एनसीआर में होगा? हरियाणा जैसे प्रदेश में 63 ऐसी है छोटी सी जगह में HSI इसी में 2,500 एकड़ जमीन दी थी, बड़ा लोगों ने ले ली थी शांति से। अगर एक एक एकड़ में 1 यूनिट लगती तो 2200 यूनिट लगती, और 2200 यूनिट में अगर 1 यूनिट में 10 आदमी उसमें रोजगार करता 1 एकड़ की यूनिट में, तो 22,000 लोगों को, 5 गांव के लोगों को रोजगार मिलता। गुड़गांव से आगे बढ़ गए। क्या किया आपने? एसईजेड को देखिए, क्यों देखिए? 22,000 लोगों को रोजगार मिलता 5 गांव की जमीन पर। मैं पूछ रहा हूं 5 गांव की जमीन पर अगर 1,000 लोगों को रोजगार लोकल को देते, 5,000 परिवार बनते और 17,000 लोग बाहर से आते और वो उसमें प्रोडक्शन करते। सवाल मेरा ये है कि आप प्रोडक्टिव कैसे बनेंगे, आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है। इंपोर्ट करके, असेंबलिंग करके ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट वो है जो पंडित नेहरू ने शुरू किया, डेवलपमेंट वो है जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने शुरू किया, लाल बहादुर शास्त्री ने किया। डेवलपमेंट वो है वी शुड बी प्रोडक्टिव। इंपोर्ट पे निर्भर करने से क्या क्या इंपोर्ट करें? सब कुछ इंपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट क्या करोगे? बिल्कुल जी, ये तो बता दीजिए। बहुत बहुत टिपिकल इस समय क्राइसिस में है। तो हमको सही ट्रैक पर सही सोच रखते हुए देश के विकास की बात करते हो, लेकिन विकास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैंने आपको पहले अब कहा, फिर मैं कह रहा हूं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम एक्सपोर्ट में कम्पिटिटिव नहीं होंगे, तब तक कोई डेवलपमेंट मॉडल नहीं है, सिर्फ लूट का मॉडल है। और लूट की जमीन, मैं पूछता हूं तमाम लाखों करोड़ रुपया नहीं, कितने लाख करोड़ रुपया जो बैलेंस शीट में आएगा देश के सामने, वो सिर्फ लैंड नहीं होती तो आप कहां से बिल्डिंग बेचते? और आपने आधार की बात करी, मैं पूछता हूं सरकार क्यों आपकी जिम्मेदारी है? आप फ्लैट बना के बेचते हैं, मैं टाइम देख रहा हूं भाई, आप फ्लैट, उन्होंने आधा घंटा बोला, मैं उसी टाइम से बात करूं, आप फ्लैट बना के बेचते हैं 2,000 रुपए से लेके और 8,000 रुपए तक मेंटेनेंस कॉस्ट एवरेज आप चार्ज करते। मैं कहता हूं, मेरा सुझाव आपके लिए, पहली बात तो ये कि मैं कृषि भूमि को भारत सरकार से बराबर ही मांग कर रहा हूं, और मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को कि उन्होंने जिस तरीके से फॉरेस्ट लैंड रिजर्व होती है, ऐसे 2 फसली जो भूमि है, 2 से ज्यादा फसल की भूमि है, उस एग्रीकल्चर लैंड को रिजर्व करने का प्रस्ताव उसने किया। तो इस बात के लिए धन्यवाद सरकार का कि उन्होंने देश की खाद्यान्न सुरक्षा को प्राथमिकता दी, हमारी बात को समझने की कोशिश की, और जो विरासत में मिला था नेताओं से अपने नेतृत्व से, उसको बचाए रखने का प्रयास किया। इस बात का धन्यवाद सरकार का। आप प्राइस की बात करें, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जो सेक्टर दाम का रेट होता है, स्टाम्प ड्यूटी जो होती है, वो जब सरकार कहीं एक्वायर करने लगती है तो 3 साल 4 साल पहले उसका दाम बढ़ाना बंद कर देते हैं, उसका सेक्टर रेट बढ़ाना बंद कर देते हैं, उसको वहीं छोड़ देते हैं, और वो बहुत कम होता है, सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी की वजह से कम होता है कि आपस में फार्मा एक्सचेंज करते हैं। लेकिन जब आप मार्केट प्राइस पे बात करेंगे, जिस हिसाब से आप बेचेंगे, उस हिसाब से कभी आपने सोचा कि किसान की भागीदारी उसमें कैसे करेंगे? आपने कितना मुआवजा दिया नोएडा एक्सटेंशन में? 1100 मैं प्रैक्टिस की, मैंने बधाई दी थी माननीय, कहें तो बोल दो कितना दिया अलॉट कराने में? 5200 रुपये स्क्वायर मीटर से शुरू हुआ, बाद में और बढ़ गया। जिसकी जमीन छीनी उसको 1100 रुपये, तो जिनका कुछ भी नहीं है लुटेरे, उनको 5500 रुपये मिल गया और थोक में गया। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया। अगर ये बात नहीं होती बैंक की इतनी ज्यादा, और नोएडा एक्सटेंशन की बात नहीं होती, और मुआवजे की बात नहीं होती, और कॉस्ट ऑफ लैंड की बात नहीं होती, ये मैं नहीं कहता। लेकिन क्योंकि क्लोज डोर हम बात ईमानदारी से तो कर रहे, देश के बारे में बात है। अरे
रिश्वत को देने से बेहतर है उस गरीब किसान को दे देते, वो कहीं और जाके जमीन खरीद देता और जाके उसका अनाज का उत्पादन करता, कहीं और वेस्टलैंड खरीदता, उसको डेवलप करता। अगर आप वेस्टलैंड पे नहीं बनाना चाहते, मुझे समझ में ये नहीं आता। कर्नाटक के अंदर हमारे पास 73% नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे पास राजस्थान में लैंड है, हमारे उत्तर प्रदेश में हरदोई से लेकर शाहजहांपुर के हमारे लैंड है। वहां इंडस्ट्री लगाने में क्या दिक्कत है? वहां IT सेक्टर बनाने में क्या दिक्कत है? वही इंडस्ट्री लगेगी, वही स्टाफ रहेगा और वही सब काम करेंगे। महाराष्ट्र में हमारे पास लैंड है, गोवा में हमारे पास लैंड है, समुद्र किनारे है, शिपमेंट भी इजीली हो जाएगा। अगर ज्यादा इंपोर्ट का शौक है, इंपोर्ट भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, एक्सपोर्ट पर ट्रांसपोर्टेशन फाइनल उसका प्रोडक्ट पर कम होगा और उसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तब देश बेचेगा। अगर हम निर्यात नहीं बढ़ाएंगे, हम उत्पादकता नहीं बढ़ाएंगे उद्योग जगत में, हम खाद्यान्न सुरक्षा मुहैया नहीं देंगे इस देश के लोगों को, तो हम क्या देंगे? ये शहर के बच्चे हैं हमारे जो फास्ट फूड खा लेते हैं, गांव में देखने को नहीं मिल सकता क्योंकि उनकी बाइक कैपेसिटी है। मुझे दुख होता है जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन ने कहा कि 36 रुपए की बात की, तो शर्म आती है बात की। अगर 36 रुपए की भी आप बात कर रहे हैं खाली 4 लोगों की या एक आदमी की बात करते हैं, तो मैं मान लेता हूँ 4 आदमी के ऊपर 104 रुपए होता है, 2 टाइम में 208 रुपए होता है और महीने के अंदर 6,500 रुपए की 6,500 रुपए होता है और साल में जो है 75,000 रुपए होता है। किसकी कमाई है गांव के अंदर 75,000 रुपए की, यही बता दो। मैं उसी को दिखा। और अगर वो 26 रुपए में 4 लोगों की बात है तो 44 पैसे का कौन सा फल खरीद के खाते, जरा उसका नाम बता दो। बिल्कुल ही बता दी क्या? लेकिन मैं रखे आपको खाली क्या बता दीजिए, आपको घर को भी देखते होंगे 44 पैसे में। तो क्यों गरीबी का ऐसा मजाक क्यों हम करते? इसका मतलब है नीति तय करने, हकीकत, इस देश की सच्चाई को जानने वाले लोगों की जरूरत थी। पहले भी वहां ऐसे लोग बैठते थे जो देश को जानते थे, राजनीति से जुड़े हुए लोग होते थे, अनुभव होता था, हकीकत को जानते थे। बहुत अच्छे लोग उसमें रहे हैं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, लेकिन वो पब्लिक की पल्स, गांव के मजदूर और गांव के किसान की नवज पर हाथ रख के आगे नहीं आता, इसलिए जानते थे कि और वो मिलते थे। इंदिरा जी रोजाना हजारों लोगों से मिलती थी, राजीव गांधी मैं जानता हूं कई सौ लोगों से रोजाना सुबह दोपहर मिलते थे। क्यों मिलते थे? इसलिए मिलते थे कि वो सुनते थे, दूर से आदमी आया, वो कह रहा है कि साहब हमारे साथ सिंचाई के लिए नहर में 3 घंटे से पानी नहीं जा रहा, उन्होंने कहा ये बात, और जब सिंचाई के लिए पानी नहीं जा रहा तो क्या? आज आपको जान के दुख होना चाहिए कि आप ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। जितना वाटर अवेलेबिलिटी कंट्री के अंदर उसका मात्र 1/3 पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी क्या जा रहा है? आप ग्राउंड वाटर टेबल पर 100 फीट नहीं, शिमोगा के अंदर 800 फीट चली गई पिछली बार लग गया। मैं पूछता हूँ होगा क्या? पीने के लिए पानी नहीं। इस देश के अंदर 70% लोगों को सैनिटेशन की सुविधा नहीं, इस देश के अंदर 40% आबादी को स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं, इस देश के 22% लोगों को पीने के लिए पानी नहीं, और हम उस गरीब का मजाक उड़ाते हैं दिल्ली में बैठकर। मुझे अपने से दुख उठाते हैं। मैं भारतीय राज्य फार्म निगम का अध्यक्ष रहा हूं, मैं भारतीय गन्ना परिषद भारत सरकार का अध्यक्ष रहा हूं। मैं जानता हूं, मैंने कभी सीड इंडस्ट्री को कहा था कि सीड इज द बेसिक नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी ऑफ एनी कंट्री, यू हैव टू वर्क टू प्रोटेक्ट द फूड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम में अगर सीड आपके कब्जे में चला गया तो आप कहीं स्टैंड नहीं करते, और वही से आज होगा। कम से हिंदुस्तान की कंपनी की हैसियत नहीं है कि एमएलसी को बेच सकते, और वो बिक रही है। एफडीआई की बात करते हैं, मैं पूछता हूं कब तक दूसरे से मांग के खाओगे? कब तक एफडीआई चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट भी चाहिए। हम इंपोर्ट पर डिपेंड नहीं करते। बहुत खतरनाक दिशा में जा रहा है, हालात खराब होंगे, और जब कानून व्यवस्था बिगड़ती है वो तब बिगड़ती है जब भूख बढ़ती है। भूख तब बढ़ती है जब बाइंग कैपेसिटी होती है, बाइंग कैपेसिटी तब खत्म होती है जब रोजगार नहीं होता। तो हम लोगों को बेरोजगार बनाने के लिए रियल एस्टेट और शॉपिंग मॉल और हाईवे की बात करें तो शोभा नहीं देता, शर्म आती है।